नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्रांसफ़र सत्ता के बदलने के तुरंत बाद इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिस फोर्स से एडिशनल एसपी बाराबंकी के पद पर हो गया। उनतीस 9/2003 को मेरा ये ट्रांसफ़र कुल जालौन में 4 महीने 4.5 महीने बिताने के बाद हुआ। वैसे तो ये 4 महीने पनिशमेंट के तौर पे मैं वहाँ रहा, लेकिन एंटी डकैती ऑपरेशन की जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं, जो उसकी डिटेल्स होती हैं, जो उसमें जो दिक्कतें होती हैं और उसका जो मज़ा होता है, इन सब का अनुभव किया मैंने। पहाड़ों के बीच में दिन दिन भर रात रात भर घूमना, गांव के लोगों से बात करना, इन्फॉर्मेशन और मूवमेंट के बारे में बताना। आज भी उस पोस्टिंग की यादें बिल्कुल मेरे दिमाग में तरोताज़ा हैं। बाराबंकी आया और बाराबंकी लखनऊ से बहुत नज़दीक, यानी लखनऊ में हमारे राजकीय आवास से लखनऊ का जो मेरा ऑफिस था उसकी दूरी 17-18 किलोमीटर है। उस ज़माने में तो बीच में थोड़ी सी खाली जगह थी, यह एहसास कराती थी कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं। लेकिन आज लखनऊ और बाराबंकी बिल्कुल एक हो गया है। इतना कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ हो गया है कि आपको ये एहसास नहीं होता कि कब लखनऊ ख़त्म हो गया और कब बाराबंकी शुरू हुआ। बाराबंकी अपेक्षाकृत शांत जनपद है। खेतिहर लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी खेती किसानी करने वाले लोग हैं। स्कूल कॉलेज वहाँ पर बहुत हैं और यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में यहाँ के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के टॉप 10 में किसी न किसी रूप में इनके नाम होते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा ज़िला है। लेकिन एक और बात, इसका दूसरा पहलू है कि वहाँ अफ़ीम की खेती होती है। लाइसेंस्ड खेती, जो अफ़ीम के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, उनकी खेती कराई जाती है। और वहाँ जाने के बाद पहली बात यही बताई गई कि जो ड्रग माफिया है यहाँ पर बहुत पावरफुल है, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, अदरवाइज़ भी बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है और बहुत मैनिपुलेटिव है। मैं चूँकि बॉटनी का विद्यार्थी रहा हूँ, ओपीएम के प्लांट्स या ओपीएम के पत्ते, फूल, ये सब तो मैंने अपनी लेबोरेटरी में, हर्बेरियम में, सब में देखे थे। लेकिन उसके खेत जैसा टीवी में कभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाए जाते थे, वो मैंने नहीं देखे थे। इसका सीज़न जब शुरू हुआ तो मैंने उसको भी देखा। बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है, बहुत ही जितने एरिया का लाइसेंस होता है उनका, उस एरिया में जो खेती करता है, लाइसेंसी यानी जो लाइसेंस होल्डर है वो खेती करता है, उसकी एक एक प्लांट की रखवाली करता है, उसकी एक एक पॉपी की रखवाली करता है। सफ़ेद सफ़ेद बड़े फूल, उसके नीचे गोलाई में घड़े के आकार का उसका फल, उसके फलों के ऊपर नुकीली धारदार चीज़ों से उस पर शाम को धार लगाई जाती है और सवेरे तक उसमें से उसका दूध, उसका मिल्क यानी उसका लेटेक्स बाहर आ जाता है और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसको खुरच के एक बर्तन में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो लाइसेंस की शर्तों में जितनी एरिया का, जितने क्षेत्रफल में उसको खेती करने का लाइसेंस दिया जाता है, उसके सापेक्ष उसे कितने किलो क्रूड ओपीएम, क्रूड अफ़ीम, कच्चा अफ़ीम सरकार को देना होता है। जो सरकारी संस्थाएं हैं जो उसकी ख़रीद करती हैं, वो कितना देना होता है वो फिक्स होता है। वो उनको इकट्ठा करके वहाँ ले जाते हैं और उसको प्रति किलोग्राम के हिसाब से
उसका पैसा सरकार उनको पे कर देती है। बहुत सिंपल सी बात थी जब ये हुआ कि ये तय है कि आपको 5,000 स्क्वायर फिट की जगह दी जाएगी। ये भी तय है कि आपको 3 किलो या 4 किलो अफीम इसमें आप पैदा करके सरकार को देंगे, या जितना आप पैदा होगा वो सभी देंगे। तो फिर इसमें गुंजाइश कहाँ होती है ड्रग माफिया की। धीरे धीरे लोगों से पूछना शुरू किया, लोगों ने बताया कि साहब ये सारा खेल ही इसी का है, जो पैदा होता है और जो सरकार को दिया जाता है उसके बीच में ही सब खेल होता है। उसमें कुछ मिलावटी चीज़ें, जैसे उसी के कलर डार्क ब्राउन कलर का या बहुत ही काले से थोड़ा और हल्का कलर का ये हो जाता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है। और फिर यहाँ से ये गाजीपुर की ओपीएम फैक्ट्री में, ओपीएम फैक्ट्री जो भी 2-3 जगह होंगी, बट जो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की बहुत बड़ी ओपीएम फैक्ट्री है, अफ़ीम कारखाना कहते हैं, वहाँ ये परिष्कृत होने के लिए जाता है, जहाँ से ये बहुत ढेर सारी दवा कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। जो पैदावार होती है उसको जमा करने में उसमें कुछ मिलावट करके उतना बचा लिया जाता है, और वो बड़े ड्रग स्मगलर्स को बहुत ही ऊंचे दाम में, जो इसके बाज़ार का दाम है वो ये बताया जाता है कि क्रूड ओपीएम जो है ये करीब 50 लाख रुपए पर केजी और करीब 1 करोड़ रुपए पर केजी जो इससे स्मैक या हेरोइन जो बनाते हैं वो होती है। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो वहाँ पकड़े गए हैं या जिनके विरुद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कार्रवाई की है, स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की है, और बहुत ढेर सारे इन ड्रग माफियाओं की हिस्ट्री शीट अलग अलग थानों में खुली हुई है। 3-4 थाने ऐसे हैं जहाँ पर ये सारे काम धंधे होते हैं। हम उसको ड्रग बेल्ट कहते हैं। एक अलग इलाका है बाराबंकी में जिसको ड्रग बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर पोस्टिंग के लिए बहुत मारामारी होती है, चाहे वो सिपाही की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे एसओ इंस्पेक्टर की हो। वो तब भी होती थी और आज भी होती है। खैर, ये तो उसकी बैकग्राउंड हुई। क्राइम चूँकि एक हाईवे है जो बाराबंकी शहर से होके लखनऊ से फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से गोरखपुर को जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आवागमन है। अपराध और अपराधियों के लिए बहुत ही सुगम रास्ता है। एक घटना का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा वहाँ की, जो इस बीच में वहाँ घटी थी। 2004 या 2005 में जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2004 या 2005। जो रोड लखनऊ से सुल्तानपुर की तरफ जाती है वो हाईवे, स्टेट हाईवे होगी शायद, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन अच्छी रोड है वो। वहाँ पर सुबह 4-5 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 डेड बॉडीज़ सड़क के बाईं तरफ, यानी लखनऊ से आते समय सड़क के बाईं तरफ हैदरगढ़ थाने से थोड़ा पहले पड़ी हुई हैं। ये भी बताया गया कि वहाँ ग्रामीणों की बहुत भीड़ लगी हुई है। ग्रामीणों ने ये बताया है कि इन डेड बॉडीज़ की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और ये आसपास के नहीं हैं, ऐसा लगता है ये कहीं से मार के लाके फेंके गए हैं। चूँकि डबल मर्डर था, मैं भी घर से थोड़ा जल्दी तैयार होके गया, ऑफिस जाने के बजाय मैं मौके पर पहुंचा। वहाँ पर बॉडी को सील करने की कार्रवाई हो रही थी। 2 जो डेड बॉडीज़ थी, एक तो उसमें सामान्य पैंट शर्ट जूते में था, लेकिन दूसरा बहुत ही अच्छे किस्म के सूट, टाई और एग्जीक्यूटिव बैग और एक लैपटॉप का बैग ये उसके पास में पड़ा हुआ था। किसी की जेब में कोई चीज़ नहीं थी, कोई आइडेंटिफिकेशन की चीज़ किसी की जेब में नहीं बची थी कि इससे ये पहचान में आए। कपड़े रेडीमेड थे, इसलिए जो टेलरिंग शॉप का लेवल होता है उससे भी ये पहचानना मुश्किल था कि ये कहाँ के होंगे। पुलिस में जो एसओपी है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ की, उनकी फ़ोटोग्राफ कराना, फ़ोटोग्राफ को स्थानीय अखबारों में छपवाना
रेलवे स्टेशन बस अड्डों पे नोटिस बोर्ड पर चिपकाना। ज़्यादा समय हो जाए कोई सूचना नहीं मिले तो दूरदर्शन में इसका प्रसारण कराना कि ये ऐसी इस तरह की 2 डेड बॉडीज़ हैं जिनके बारे में अगर किसी को जानकारी करनी है तो वो पता कर सकता है। उसी में थाने का नंबर, उसी में सीओ का नंबर, हमारा नंबर और एसपी बाराबंकी का नंबर भी दिया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का गायब हो, गुमशुदा हो, लोग ढूंढते ढूंढते आते थे तो उनके कपड़े सुरक्षित होते थे, उनके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सुरक्षित रखी जाती थी, आज भी रखी जाती है, तो उससे उनका पता किया जा सकता है। 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद पूछते पूछते एक की बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। आजमगढ़ के रहने वाले थे वो, वहाँ के जो टाउन एरिया के चेयरमैन थे उस समय, तत्समय 2004-2005 की बात है, उनके कोई चचेरे भाई थे जो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया कि क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा साहब ये चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरा था, दिल्ली से आया था और ये उतरा है करीब रात में 12:30-1 बजे। उतरने के बाद इसकी फ़ोन से बात हुई है घर पे कि हम उतर गए हैं, इस समय वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, हम बाहर जाके कोई टैक्सी लेंगे और टैक्सी से हम आजमगढ़ पहुँच जाएंगे भोर होते होते, अदरवाइज़ अगर हम 5 घंटे 4 घंटे बाद जो ट्रेन है उसका वेट करेंगे तो हमें पहुंचने में बहुत देर होगी। तो ये बात तय पाई गई कि इसने कोई न कोई टैक्सी बाहर से की होगी, रेलवे स्टेशन के, चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर से कोई टैक्सी की होगी और उसी टैक्सी से ये या तो ये घटना हुई है, किसी साथ वाले ने की है, या फिर रास्ते में लुटेरों ने उसको लूट लिया, टैक्सी को, 2 लोगों को मार दिया और टैक्सी लेके वो चले गए। एक टीम वहाँ भेजी गई, चूँकि वो लोग परसू कर रहे थे, एक टीम भेजी गई चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बहुत ढेर सारे मुकदमे पहले से कायम होते हैं। कभी किसी टैक्सी को कोई बदमाश, 4-5 बदमाश किराए पर ले जाते हैं, 50-100 किलोमीटर आगे जाके ड्राइवर को गोली मार के फेंक देते हैं या उनके हाथ पांव बांध के और गाड़ियां लूट ले जाते हैं। उस तरह के मुकदमे वहाँ कायम थे। दूसरा, गाड़ियों के छीनने के मुकदमे कायम थे। चारबाग में इस तरह के बहुत ढेर सारे मुकदमे पहले से ही कायम थे। आजमगढ़ की ओर जाने वाली या आजमगढ़ से संबंधित जो मुकदमे थे उनको सबको एक एक करके किया गया, सूचीबद्ध किया गया और ये देखा गया कि क्या उनसे कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। कोई बहुत बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद आसपास के जनपदों के लिए टीमें, बहुत ये सेट प्रोसीजर है किसी भी अज्ञात डेड बॉडी के लिए, ये सेट प्रोसीजर है। और कभी कभी इस तरह की अज्ञात डेड बॉडीज़ को पता लगाने में कोताही अगर होती है और बाद में पता लगा कि ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था, कोई बहुत ऐसा आदमी था जिसके पास कोई इम्पोर्टेंट कागजात थे, कोई सरकारी आदमी था या साइंटिस्ट था, इस तरह का अगर कोई आदमी होता है तो बहुत इसका हल्ला होता है और उसमें जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है कि भाई इसको ढूंढने के क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या सीरियस एफर्ट्स किए गए, नहीं किए गए तो क्यों नहीं किए गए और किसने इंटरेस्ट नहीं लिया। इसी आधार पर जिम्मेदारी फिक्स करके और लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो इसलिए कम से कम जो कार्रवाई है, ढूंढने की जो कार्रवाई है, उसमें लिखा पढ़ी में सब अपने आप को दुरुस्त रखते हैं। जो थाने के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं या थाने के प्रभारी हैं। फिर टीम का गठन किया गया। आसपास मैसेज किए गए कि क्या रोड के किनारे इस तरह की और घटनाएं हुई हैं जहां पर अज्ञात बॉडीज़ मिली हैं, अगर उनकी पहचान हो गई है तो क्या इस गैंग का कहीं कोई पता लगा है। ये सूचनाएं इकट्ठा करने में कोई 10, 12, 15 दिन और लग गए और ये पता लगा कि इस तरह की घटनाएं बहराइच, बस्ती, लखनऊ के अलग अलग इलाकों में कहीं एक आदमी, कहीं 2 आदमी पिछले 3-4 महीनों में इस तरह डेड बॉडी मिली और फिर उसके बाद उनकी पहचान हुई, कभी महीने भर बाद, कभी 2 महीने बाद। और ये पता लगा कि वो बस अड्डे से, लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बस अड्डा भी है,
बस अड्डे से या रेलवे स्टेशन से यात्री उतरे थे, उन्होंने टैक्सी की थी और टैक्सी से वो गए और उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। उनके पास बहुत ढेर सारा सामान था, वो लूट लिया गया और बॉडी यहाँ पर पड़ी मिली। एक चीज़ कॉमन हुई कि ऐसा कोई गैंग सक्रिय है जो रेलवे स्टेशन पर लोगों को सवारी के रूप में बैठाता है और आगे उसको लूट लेता है। पिछले 1 साल में चारबाग से निकलने वाले इस तरह की कम से कम 32 घटनाएं हुई, जिनमें 32 किसी किसी में 1, किसी में 2 आप अगर मान लें तो करीब 40 व्यक्तियों की हत्या हुई और उनका सामान लूटा गया। घटना गंभीर थी और घटना रिपीट न हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इसका कोई तरीका निकाला जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि उस समय भी रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग, मुख्य बाज़ार में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे। बहुत बड़े शोरूम में भीतर कैश काउंटर के पास लोग अपने कैश के लिए सीसीटीवी लगवा लेते थे, लेकिन सड़कों पे इस तरह के कोई सीसीटीवी नहीं लगे थे। आज की तारीख में ये घटना बिल्कुल इस तरह की घटनाएं असंभव हैं, क्योंकि चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास निकलने के सभी रास्तों पे 20-25 सीसीटीवी लगे हुए हैं। प्राइवेट भी लगे हैं और सरकारी भी लगे हुए हैं। कोई घटना हो जाए और कहीं से उसकी फुटेज न मिले, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उस समय ये हुआ। जब ये डाटा रखा गया एसपी बाराबंकी के सामने, हमारे सामने, तो ऐसा लगा कि ये कोई बहुत ही गंभीर अपराध करने वाला ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। फिर धीरे धीरे ये भी जानकारी होने लगी कि सामान्य रूप से ये बोलेरो जो गाड़ी होती है, ये उसमें ये घटनाएं हुई हैं, क्योंकि बोलेरो गाड़ियों के छीनने की भी घटनाएं रोडवेज़ के आसपास, चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास हुई थी। और उस समय 2004 में साल भर में करीब 8 ऐसी गाड़ियों की छीनने की घटनाएं चारबाग यानी नाका थाना जो है वहाँ पर इसके अपराध पंजीकृत थे। तो ये तय हो गया कि ये कोई ऐसा लुटेरा गैंग है जो इस तरह से ऑपरेट करता है कि जो यात्री बाहर से आते हैं उनके सामान को देख के, उनके चाल ढाल को देख के, उनके हाव भाव को देख के और ये अंदाज़ा लगा के कि ये इनके पास कितना पैसा होगा, वो इनको लूट लेते हैं। इसके बारे में फिर डीजी ऑफिस को बताया गया और डीजी ऑफिस से एक सब जगह मैसेज कराया गया स्टेट के सभी ज़िलों में कि इस तरह की और कितनी घटनाएं हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं। हम लोगों ने तो अपने आसपास के, चूँकि लखनऊ से कनेक्टेड था, तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, इस तरह की जगह ये जब पता किया तो 35 ऐसी घटनाएं हुई थीं। अलग अलग ज़िलों से जब ये सूचनाएं प्राप्त हुई तो उसमें ये और तथ्य उभर कर आया कि ये 3 पुलिस कर्मियों की, एक सीआरपीएफ के अधिकारी की भी इसी तरह हत्या हो गई और उनके हथियार भी लूट ले गए। तब बात और गंभीर हो गई। हम ढूंढते रहे, ये पता लगा कि बहराइच और बस्ती के आसपास लुटेरों का ऐसा गैंग है जो इस तरह के अपराध में लिप्त रहते हैं और इस तरह के अपराध हाईवे पर लूटने का काम करते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई, बस्ती और बहराइच दोनों पुलिस से ये इन्फॉर्मेशन आ गई। करीब घटना के हुए 4 महीने 5 महीने बीत गए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा था। और हैरानी की बात यह कि जो दूसरी डेड बॉडी थी उसकी भी पहचान नहीं हुई है। मैंने 2010 तक उसको परसू किया था, 2010-11 तक, लेकिन उस डेड बॉडी की पहचान नहीं हुई थी। मुमकिन है कि वो कभी किसी ने सोचा भी न हो कि वो वहाँ पर इस तरह से उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, या थक हार के उसके परिजन अब बैठ गए होंगे कि नहीं मिल रही है, या उस व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी समस्या थी। कभी कभी लोग ये मान के चलते हैं कि भाई वो चला गया, वो नहीं आना चाहता, या जो भी परिस्थिति हो, बहरहाल उसकी आज तक हमें ऐसा जो जानकारी है कि उसकी आज तक पहचान नहीं हो पाई है।
इसी प्रोसेस में जब पूरे प्रदेश से इस तरह की सूचनाएं मांगी गई तो वेस्टर्न यूपी में इस तरह की बहुत ढेर सारी घटनाएं थी और उनमें 50% से ज़्यादा थी जो अभी तक जिनका अनावरण नहीं हुआ था, जिनमें ये पता भी नहीं लगा था कि किस अपराधी द्वारा की गई है, किस गैंग द्वारा की गई है। आप अनुमान लगाइए, आपका कोई परिजन दिल्ली से, बम्बई से, किसी दूसरे शहर से नौकरी पे गया है, कमाने खाने गया है या किसी काम से गया है, वापस घर लौट रहा है, या आपका कोई परिजन आपसे मिलने आ रहा है, परिजन रिश्तेदार, और अचानक वो गायब हो जाए। 15-20 दिन बाद आपको पता लगे कि फ़लाँ हाईवे के पास में उसकी डेड बॉडी मिली है, आपको उसके आगे कुछ ना पता लगे, आप परेशान हो जाएंगे और नियति ये मान के कि हमारी नियति थी, आप चुप बैठ जाएंगे। इतनी लंबी जांच पड़ताल के बाद बस्ती से एक व्यक्ति लाया गया जो इस तरह के एक अपराध में पहले पकड़ा गया था, 2001 में पकड़ा गया था। उसको बुलाया गया, उससे बहुत लंबी बातचीत हुई, इससे सब लोगों ने बात की। हमारे सीओ हैदरगढ़ थे, इंस्पेक्टर थे, और जो घटनाएं लखनऊ में हुई थी उनसे बहुत ही डिटेल बातचीत की गई कि ये किस तरह होता है। उसने बताया कि हाँ साहब, हम पहले ये करते थे, फिर हमारा पूरा गैंग पकड़ा गया, हमारी ज़मानत हो गई है, और उसकी ज़मानत भी शायद 4 साल या 5 साल में हुई थी, 4 साल में हुई थी। कुछ लोग जेल में ही हैं, कुछ ज़मानत के बाद आए और भाग गए, नेपाल की तरफ चले जाते हैं ऐसे लोग, ताकि पुलिस दोबारा उनको परेशान न करे। उसने जो मोडस ऑपरेंडी बताई वो बहुत ही हैरान करने वाली है। उसने बताया कि साहब ये बोलेरो तो अब आई है, हम लोग उस समय ये जो महिंद्रा की जीप चलती थी, ओपन जीप जिसमें पर्दे लगे होते हैं चारों तरफ, ये बहुतायत में बहुत बड़ी संख्या में सवारी ढोने वाले माध्यम था, छोटी गाड़ियों में, जो छोटी छोटी दूरी के लिए लखनऊ से ये निकलते थे और बस्ती के लिए, बहराइच के लिए, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, वहाँ के लिए जाया करते थे। गैंग में अमूमन उसने बताया कि 5 से 6 सदस्य होते हैं। ड्राइवर होगा जो गाड़ी चलाएगा, उसके बाद एक आदमी सामने बैठ जाएगा ताकि वो सीट ऑक्यूपाइड रहे, पीछे वाली सीट में एक ही आदमी बैठेगा, 2 आदमियों की सीट सामान्य रूप से खाली रखी जाएगी, और पीछे जो सीटें होती हैं उसमें 3 या 4 आदमी बैठेंगे। तो 3 या 4 आदमी पीछे, एक बीच में, एक और 2 सामने, तो ये हो गए 6 आदमी, 5 या 6 आदमी ये हो गए। आने वाले लोगों को जैसे किसी ने पूछा कि साहब रायबरेली चलना है, या डेस्टिनेशन अपना बताया कि साहब वहाँ चलना है, तो पहले उसको देख लेते थे कि उसके पास अटैची कितनी है, उसके पास सामान कितना है। उसका ये कहना था साहब, उससे अंदाज़ लग जाता था कौन कमा के लौटा है, किसके पास कैश ज़्यादा होगा, किसके पास ज्वेलरी ज़्यादा होगी। कोई शादी में आने के लिए 2-3 बड़े बॉक्स जैसे अटैची जैसी रखता था अपने पास, जिसको वो देख लेते थे कि ये अच्छा टारगेट है, उससे वो कह देते कि हाँ साहब कहाँ चलना है, यहाँ चलना है। थोड़ा ज़्यादा करके किराया बताते थे ताकि उसको ऐसा न लगे कि वो इस तरह के यात्रियों के का वेट कर रहे हैं। किराया ज़्यादा करके बताते थे, कुछ मोल भाव करते थे, थोड़ी देर बाद वो बात तय हो जाती थी। 2 आदमियों से अधिक कभी वो नहीं बिठाते थे, यानी 2 आदमी वो उनके बैठे और 2 आदमी वो जो सवारी हैं, जो टारगेट हैं, वो बैठे, और 6 आदमी गैंग मेंबर्स पहले से बैठे हुए थे उसमें। जिस जगह उसको जाना है ले उसी रास्ते पे जाते थे, क्योंकि वो रास्ते इनके सब इंच चप्पा उनका देखा हुआ होता है कि कहाँ पर पुलिस मिलेगी, कहाँ नाका लगा होगा, कहाँ चेकिंग हो रही होगी, कहाँ पर रात गश्त वाली पुलिस मिलेगी, कहाँ बिल्कुल सुनसान मिलेगा। पीछे जो आदमी बैठे हुए होते थे वो इशारे से उनको बता दिया जाता था कि अब आप काम शुरू करिए। पीछे वाले आदमियों के पास अंगोछा हुआ करता था, वो अंगोछा बिल्कुल एक झटके में उठ के गर्दन पे पीछे से फेंक के उसको गर्दन को अपनी तरफ खींच लेते थे। अकेला आदमी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बीच में बैठेगा, पीछे का एक आदमी कूद के उसके बगल में बैठ जाएगा, और अंगोछे से थोड़ी देर में, गाड़ी अपनी स्पीड में चल रही है, थोड़ी देर में वो आदमी ठंडा हो जाएगा।
और उसके बाद आराम से इत्मीनान से वो बैठा हुआ है और उसके एक एक जेब की, उसकी एक एक जगह की तलाशी ले लेते थे। पहचान की कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, पैसा रुपया कोई चीज़ नहीं छोड़ना है। उसके बाद निर्जन स्थान पे थोड़ा धीमा करके सड़क के किनारे उसको धक्का दे देते थे, उसकी बॉडी गिर जाती थी। उससे ये पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास कोई असलहा या कभी क्या चेकिंग नहीं होती? बोले साहब हर जगह चेकिंग होती है, क्योंकि हम यात्री उसके रूप में चलते हैं, तो जगह जगह पुलिस वाले हमको रोकते थे। इस रूट पे कब से चल रहे हो, कितने चक्कर लगाते हो, और इस तरह से बातचीत करके पैसों के लिए पुलिस परेशान करती थी। डेस्टिनेशन के लिए बताया कि इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन के बीच में 5 जगह थाने या चौकियां हैं जहां पर उन्हें पैसा देना होता है। बोले इस चीज़ में कभी हम लोग कोई बहस नहीं करते थे या कोई प्रतिवाद नहीं करते थे, क्योंकि ज़रा सा प्रतिवाद करने पर फिर बात खुलने का या बात आउट होने का डर रहता है। हम किसी भी तरह का असलहा, किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र, इवन चाकू भी अपने पास नहीं रखते थे कि ऐसा ना हो कि कोई अपराध कहीं हुआ हो, ज़िले के यानी बॉर्डर पे चेकिंग हो रही हो और फिर हमारी भी गाड़ी की चेकिंग हो और हमारे पास कोई सामान मिल जाए और हम लोग आफत में पड़ जाएं या पकड़े जाएं। किसी भी तरह का कोई असलहा नहीं रखते थे। तीसरा, गाड़ी के कागज़ बिल्कुल दुरुस्त रखते थे। केवल इंश्योरेंस कभी कभी कम रहता था, जिसके बहाने पुलिस कहती थी कि हम चालान करेंगे और हम पैसा दे के आगे निकल जाते थे। और कहीं कहीं किसी रोड पे तो पुलिस गाड़ियों का नंबर जो नोट करती है वो नोट करके रखती थी, और अगर हम उनको एक बार पैसा दे चुके होंगे तो वो दोबारा कभी हमको रोक के चेक नहीं करते थे। कमोबेश सारे रोड्स पे यही हाल था। उसने 2001 के पहले जो इस तरह से किए गए कार्य हैं उनका ब्यौरा दिया। 8 से 10 या 12 हत्याएं इस तरह से की थी, जिसमें ट्रायल चल रहे थे, उसकी ज़मानत अभी नहीं हुए थे और कुछ जो है वो भाग गए थे, बेल जंप करके निकल गए थे। ये पूछने पे कि और ये कौन इस तरह का कौन सा गैंग और चल रहा है जो ये घटनाएं कर रहा है, उसने बहुत स्पष्ट बताया कि साहब गैंग तो इस तरफ का ही है, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी सिर्फ इसी तरफ के लोगों की है और ये बहुत दूर दूर तक ऐसा काम करते हैं। ज़्यादातर लोग पेशे से ड्राइवर होते हैं और फिर वो 3-4 लोगों का गैंग बना लेते हैं और बम्बई, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश के बहुत ही रिमोट हिस्सों में सब जगह ये इन लोगों ने इस तरह के अपराध किए हैं। उसने कुछ लोगों के नाम भी बताए कि ये लोग हो सकते हैं जो इस समय काम ये कर रहे हैं, हम लोगों के टच में नहीं हैं। और ये भी बताया उसने कि कभी भी हम क्या काम करते हैं इस सिलसिले में कभी किसी दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। कारण ये है कि कभी न कभी कोई न कोई आइडेंटिफाई होगा, मुकदमा हर एक का लिखा जाता है। पोस्टमार्टम में जैसे ही स्ट्रेंगुलेशन आएगा 302 यानी मर्डर का मुकदमा लिखा जाएगा, पुलिस तफ्तीश करेगी, इधर भागेगी उधर भागेगी। और अगर कोई जानने वाला, कोई पुलिस में ही कोई जानने वाला ज़रा सा इशारा कर देगा कि ये काम इनका हो सकता है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमारे घर वाले भी यही जानते हैं कि हम टैक्सी चलाते हैं और हम जब भी बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो वो पैसे को ये कह के कि आज लंबी दूरी का पैसेंजर मिल गया था, इस तरह के बहाने बता के घर पे पैसा भी दे देते हैं और हम अपना खर्चा चलाते हैं। जब हमें कभी किसी अच्छा माल मिल जाता है इस तरह से मारने के बाद तो हम उससे नई टैक्सी या नई गाड़ी खरीद लेते हैं। उसी के बाद बोलेरो गाड़ियों का चलन शुरू हुआ और बहुत बड़ी संख्या में बोलेरो और टाटा सूमो, ये 2 गाड़ियाँ टैक्सी के रूप में इस्तेमाल की जाने लगीं और इनसे सबसे अधिक यात्रियों से लूट की और हत्या की वारदात इन्हीं से हुई हैं अलग अलग रूप पे। खैर, इन्फॉर्मेशन बहुत गंभीर थी, टीमें लगाई गईं, पूरी कोशिश की गई कि इस घटना का खुलासा हो सके किस में ऐसा है। इसके बाद हम जब एसटीएफ में चले गए थे, ये समस्या हर दिन गंभीर होने लगी और मरने वालों की संख्या अब तक 150 के आसपास पहुंच गई थी, जो 30-32 से लेकर 150 पहुंच गई थी।
फिर तब भी ये गैंग बहुत अच्छी तरह से नहीं पकड़ा गया। वहाँ से भी जब मैं एसपी सिटी मेरठ हुआ, तब जाके इस गैंग के बारे में पूरा पता लगा, और एसटीएफ में उस समय 2 अधिकारियों ने इस पूरे गैंग पे बहुत ही गंभीर काम किया और धीरे धीरे करके इस पूरे गैंग का सफाया किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये 2004 की बात मैं बता रहा हूँ, और इसका गैंग लीडर 2010 में एक मुठभेड़ में मारा गया। मैं पूरे गैंग के बारे में बताऊंगा आपको, पूरे गैंग में कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन कौन से अपराध इन्होंने किए, क्योंकि एक बार जब ये गैंग लीडर इसका पकड़ा गया तो उससे सारे अपराधों की सूची जो उस समय सब जगह सर्कुलेट हुई थी, और लगभग 250 व्यक्तियों की हत्या करने वाला ये गैंग था। एक आध कोई कैजुअल मेंबर इस गैंग का बचा हो तो बचा हो, बाकी सारे मेंबर्स अलग अलग समय में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। और अब इसीलिए वर्तमान में यानी 10 के बाद, और ख़ासकर 10 के बाद भी छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं हुई, अब सिर्फ जो घटना रह गई है वो जो टैक्सियां हैं उनको बुक करके ड्राइवर को मारने वाली घटनाएं अभी भी यदा कदा मेन रोड पर होती हैं। पर यात्रियों के साथ कि जो यात्री दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर गया, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे उतर गया, कानपुर या लखनऊ रेलवे स्टेशन पे उतर गया, क्योंकि जैसे ही एक स्टेशन के सवारी के साथ ये घटना करते थे, अगले 1 महीने तक कि उस स्टेशन पे नहीं आते थे। बाद में जब इस गैंग का एसटीएफ में इसका पंजीकरण हुआ, बाद में इसके बारे में डाटा तैयार किया गया, तो ये पता लगा कि जैसे जब लखनऊ के आसपास वाली रोड पे जब घटना हुई, उसको फट से ये कानपुर में इन्होंने स्विच ओवर कर लिया। दोनों जगह होने के बाद ये दिल्ली चले गए। करना कुछ नहीं है, मेन रोड पे चलते जाना है, ढाबे पे खाना खा लेना है, किसी ढाबे पे रुक के उसका पैसा दे के नहा धो के फिर तैयार होकर चल देना है। अपनी गाड़ी है, तेल भराया, 5 लोग बैठे हुए हैं, फिर किसी रेलवे स्टेशन के सामने अपने शिकार को ढूंढना है। शिकार मिल जाएगा, उनको लूटा हुआ सामान मिल जाएगा, आदमी मर जाएगा, जब तक उसकी शिनाख्त होगी, जब तक लोग उसके बारे में जानेंगे, तब तक ये दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। 2 जो अधिकारी जिन्होंने इस पर सबसे अधिक काम किया, एक तो विकास त्रिपाठी, उस समय डिप्टी एसपी थे, इस समय एसपी सिटी हैं बनारस में, दूसरा अनंत देव। और जो इम्पोर्टेंट जो इसका गैंग लीडर था उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में कल आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप इस तरह के अपराध से सावधान रहें। हालांकि उस समय तो कोई और चारा नहीं था। अब यंगस्टर्स जो हैं, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत दूर दूर तक आईआईटीज़ में या किसी डिग्री कॉलेज में, लॉ कॉलेज में अपने घर से दूर जाते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने निकाला है कि जिस टैक्सी पर बैठते हैं या इस तरह के किसी वाहन पर बैठते हैं, तो उसके वाहन की पीछे की नंबर प्लेट, आगे की नंबर प्लेट, ड्राइवर का फ़ोटो चुपचाप खींच के व्हाट्सएप करके अपने घर वालों को मैसेज कर देते हैं कि हम इस गाड़ी से आ रहे हैं, ताकि अगर उनके साथ कोई हादसा हो तो ये पता हो जाए। मेट्रोज़ में ये समस्या बहुत कम हो गई बड़े शहरों में, जब से ये कैब चलने लगी, ओला उबर, क्योंकि उसमें आपका मोबाइल नंबर भी रहेगा, ड्राइवर का भी मोबाइल नंबर रहेगा। अगर कोई दुर्घटना होती है, बस उसमें सिर्फ इतना है कि आपका अगर आपने अपने किसी परिजन को ये मैसेज कर दिया है स्क्रीनशॉट लेके कि हम इस उबर पर या इस ओला पर हम सवार हुए हैं और 50 किलोमीटर की जर्नी करने जा रहे हैं, तो आपके घर वालों को ये पता होगा कि आप किस वाहन से गए हैं। तो ये अब तो पिछले 3-4 सालों से तो बहुत सेफ़ हो गया, लेकिन पहले इस तरह की, जब तक ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आए थे, इस तरह की घटनाएं लगातार अनवरत होती गईं और बहुत लोगों की जान गई। और जो एक मेरठ में खरखदवा में जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जूनियर इंजीनियर की एक साथ इसी गैंग ने लूट के उनकी हत्या कर दी थी, उनके परिजनों ने जिस तरह से परसू किया, वो हर दिन परसू करते थे, और उन्होंने इतना परसू किया कि फाइनली पूरा गैंग लिक्विडेट हुआ। और हम लोगों को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, इस तरह के बड़े गैंग जो इस तरह से 1-1, 2-2 करके 200-250 लोगों को मार चुका था ये गैंग, उसको पूरी तरह से लिक्विडेट कर दिया। अगले अंक में पूरी डिटेल में उसकी बताऊंगा कि ये किस तरह से ऐसा हुआ। एक और ज़रूरी बात, एक खुशी की बात ये कि मैंने अपनी इस किस्सा गोई सीरीज़ को, इसकी कॉपीराइट किए जाने के लिए, क्योंकि आप ही लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट में ये बताया था कि इसका आपके
जो आपकी ये किस्सा गोई है, इसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत तरह से प्रयोग कर सकता है और बिना आपकी जानकारी के इसका कहीं उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए इसका कॉपीराइट कराना बहुत आवश्यक है। ये हमारे ख्याल से 15वें या 16वें एपिसोड के बाद किसी मित्र ने ही इसमें कहा था। उसी समय मैंने इसके पंजीकरण के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पता की थी और कल मुझे वो जो कॉपीराइट ऑफिस से ये पत्र प्राप्त हुआ कि हमारा ये किस्सा गोई ये कॉपीराइट इसका दे दिया गया है और इसका डायरी नंबर है 9969/2020-CO/CF। ये सिनेमेटोग्राफ फिल्म टाइटल्ड किस्सा गोई ये कॉपीराइट हो गया है। मैं आपको इसकी कॉपी भी, पता नहीं आप सही से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये है इसकी डिटेल्स। ये अच्छी बात है और मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने ये बात पॉइंट आउट की कि इसका कॉपीराइट किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि इसका कोई बेजा इस्तेमाल न कर सके। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल के अंक में इस गैंग के बारे में बहुत डिटेल जानकारी मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।